करते हैं आज वाला मुद्दा। तब आज वाले मुद्दे में बेसिकली हम चर्चा करेंगे एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैसे लास्ट क्लास में मैंने चर्चा भी किया था, अगर आपको याद नहीं हो तो दोबारा से एक बार वो वाला क्लास देखना, जिसमें हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है कि आप पहले विजन बनाओ, एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, फिर बाद में उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो आपने बांटा है उन सबको हासिल करो, अपनी रणनीति बनाकर उसे हासिल करो। चौथा कहता है इंप्लीमेंट करो आप अपनी रणनीतियों को, और पांचवा कहता है चेक करके देखो कि कोई फायदा मिला भी या नहीं। समझ रहे हैं क्या? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहता है। अब मेरे पास यहां पे है ना कुछ रणनीतियां हैं जो इन्होंने बना रखी है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। देखो, इसने बोलता है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट्स अलग अलग रणनीतियों से होता है। जैसे एक होती है इंटेंडेड रणनीति, एक होती है रियलाइज्ड, एक होती है अनरियलाइज्ड, एक होती है इम्पोज्ड, एक होती है इमर्जेंट। अब देखो, कुछ चीजें क्या नाम से ही क्लियर हो जाती है। नाम से क्लियर कैसे होती है? जैसे मैं आपसे कहता हूं इमर्जेंट रणनीति है, तो आप मुझे बताओ कहां काम आती होगी? इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंट रणनीति जब अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो उस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में इमरजेंट रणनीति काम आती है। फिर अपने पास आता है इम्पोज्ड स्ट्रेटेजी। इम्पोज्ड क्या होता है? जो बोलकर फोर्सफुली लागू कराया जाता है। फोर्सफुली डिक्टेट करके लागू करते हैं। जो फोर्सफुली डिक्टेट करके लागू करते हैं उसे बोलते हैं इम्पोज्ड, राइट? गवर्नमेंट में डिक्टेट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक फोर्स या डायरेक्शन इन द पब्लिक सेक्टर, जो सभी को पालन करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं इम्पोज्ड स्ट्रेटेजी। तब जो रणनीति गवर्नमेंट लागू कराना चाहती, इम्पोज्ड। इमरजेंट होता है जो इमरजेंसी में काम आता है। एक है अनरियलाइज, साला नाम से ही क्लियर है, पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं। वो रणनीति जो हासिल नहीं हो पाई। रियलाइज्ड वो रणनीति झाली जो हासिल हो गई। कई बार लाइफ बहुत सिंपल होता है, पर अपन को क्या होता है, सिंपल चीजों को, इसको है ना, मतलब लाइफ में याद रखने का, इसको कहते हैं किस प्रिंसिपल। कीप इट सिंपल स्टूपिड। सिंपल रखो, एकदम सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। समरी बनाने का इसी में से बनाएंगे। अनरियलाइज्ड क्या? तब स्ट्रेटेजी दैट डज नॉट कम अबाउट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आई नहीं वो, अभी तक अनरियलाइज्ड है वो। द एनवायरमेंट चेंजेस आफ्टर द प्लान हैज बीन ड्रॉन अप एंड मैनेजर डिसाइड दैट द स्ट्रेटेजी एज प्लान शुड नॉट बी पुट इनटू इफेक्ट। उन्होंने डिसाइड किया लागू मत करो। रियलाइज्ड क्या होता है? जो प्रैक्टिस में डाल देते हैं। और इंटेंडेड क्या होता है? जो सोचा होता है। जो इंटेंड करोगे वही आप हासिल करोगे। क्या आपका इंटेंशन क्लियर है? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सीए में इंटर निकाल लेने वाले हैं? क्या आपने उसको पेपर में लिखकर घर पे चिपका दिया है? तो सब इंटरेस्ट ऑफ अ डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर्मुलेटेड या प्लान्ड बाय मैनेजर्स। जो मैनेजर्स या लोग, बाकी लोग प्लान करते हैं, वो है इंटेंडेड स्ट्रेटजी। ठीक है। अब इंटेंडेड के बाद अगला कौन सा आता है? स्ट्रेटेजिक फिट और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच। सर ये क्या है? ये कुछ नहीं रे बाबा।
हर चीज मैच होना चाहिए। मतलब देखो, स्ट्रेटजी शुड मैच द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब कोई चीज, देखो, कोई ऐसी एक रणनीति बनाए कि साहब रात में ऐसे 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 पढ़ा जाए, तो आप बहुत अच्छा टारगेट हासिल कर सकते। कोई ऐसी रणनीति बनाए कि इस तरीके से आप नॉनवेज खाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। पर आप अगर वेजिटेरियन हो और आप नहीं खा सकते तो वो रणनीति आपके काम की नहीं। आप रात को जाग ही नहीं सकते साहब, आपको सुबह उठ के पढ़ने की आदत है। आजकल के मैक्सिमम नौजवान रात के राजा हैं, उसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी है, रानियां भी हैं, रानियां भी हैं। हम लोग के पास तो देखो साहब, हमारा पूरा चाइल्डहुड बिना मोबाइल और ये सब के गुजरा है, और जॉइंट फैमिली में रहते थे, साला कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। मतलब सारा कंट्रोल है ना आला कमान से होता था। मम्मी अगर 9 बजे सो जाए तो हमें झक मारा के 9 बजे बिस्तर पे लेटना तो पड़ेगा। अब हद मार के छोटे भाई को मार सकता था मैं, या ऊपर दीवारों से बात कर लो। एक ही टीवी होता था हॉल में जहां दादाजी सोते थे, जिनका टोटल कंट्रोल उस टीवी पे उन्हीं का होता था। तब नेट निष्कर्ष में झक मारा, क्योंकि मम्मी को 4:30 बजे उठना कंपलसरी। तब उस समय से एक आदत सी थी कि भैया सुबह उठ के झंडे गाड़ सकते हैं, रात का नहीं हो सकता काम का। और ये मतलब मेरे लिए तो सब जड़ी बूटी के रूप में काम किया प्रोफेशनल एग्जाम में, मेरे लिए तो ऐसे ही काम किया। तो साहब आपको स्ट्रेटेजिक फिट मैच कराना होगा। ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा स्ट्रेटेजिक फिट बनाओ जो ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मैच करे। जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे उसे स्ट्रेच करो और ऑब्जेक्टिव को हासिल करो। ठीक है। तब अभी आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। याद है, याद है वो लम्हे, वो बातें आपको याद है, इसमें बात की थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। वो पॉइंट 5 देखे थे। तो कौन से 5 पॉइंट? सबसे पहले ये कहते हैं विजन बनाओ। अब ये जो विजन होता है ना, विजन वो क्या होता है साहब? हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, हमारे अवसर, हमारे डर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं स्वॉट, को ध्यान में रखते हुए, स्वॉट को ध्यान में देखो साहब, आप वही विजन देख पाओगे जो आपकी औकात होगी। जैसे आज मैं रिलायंस के शेयर खरीदता हूं, तो मेरा विचार क्या है उसके पीछे कि मैं मुकेश अंबानी का रिलायंस परचेस करना चाह रहा हूं, हाँ या ना? आज अगर मैं रिलायंस के शेयर खरीदता हूं तो मेरा मकसद है मुकेश अंबानी के शेयर परचेस करना, हाँ या ना? अरे थैंक यू। नहीं भाई, मेरे को भाई है अपना यार, पास के गांव का है वो अब। नहीं नहीं, अरे भाई धीरू भाई अब गुजरात के पास के गांव के ही है ना भाई, अपने मिलने वाले लग गए वो। जानता हूं मैं उसको, वो मेरे को नहीं जानता है।
तो कहने का निष्कर्ष ये है कि नहीं साहब, नहीं है, विजन अच्छा है अपना, तो मुकेश अंबानी को उसकी जगह पे रहने दो ना भाई, क्यों लफड़ा करने का, अच्छा काम कर रहा है वो अगला। तो साहब क्या होता है, हम विजन बनाते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, हवेली पे बुलाए, हाँ भाई मेरा भी अभी एंटेलिया जाने का मन है, बोला अगले ने कई बार बोला मेरे सपने में कि आओ सनी भाई कभी तो पधारो हमारे देश, जाएंगे अभी, थोड़ा कुछ पहले टारगेट हासिल कर ले सालो, इधर आओ, बुलाओ कभी हवेली पे, सालो तेजवान, पहले कितने पानी में हो पता करो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपने अवसर, अपने डर पता करो पहले ये। नंबर दो, जवानों नंबर दो, ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन, अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेगी बाय एनालाइजिंग वेयर दे वांट टू गो इन फ्यूचर। फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर में कहा जाना चाहते हो, ये अपना सेकेंड स्टेज आ जाता है रे मोटा भाई। कौन सा सेकेंड स्टेज, देख भाई हमने मिशन बनाया, सर ये कौन सा है, अल्ले वो अपना मिशन कश्मीर, घूम रो मन न न न नहीं, क्या होता है वो तेरे को बोला था ना मैंने, को टुकड़ों में बांटो, अभी 800, 800 में से मैंने डिसाइड कर लिया मैं 600 लाऊंगा, मैं 600 लाऊंगा, अब 600 लाऊंगा, 600 लाऊंगा, तब छाछ आएगी, 600 नहीं आएंगे। वो 600 लाने के लिए तुझे उस 600 को, 700 को, 700 को हर सब्जेक्ट में बांटना पड़ेगा, क्या बोलते, अरे डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे हर सब्जेक्ट में, हैं? हाँ उसको हर सब्जेक्ट में डिवाइड करो उसको, किधर जाने का है। फिर तीसरा, बहुत सारे ऑप्शनों में से, बहुत सारे ऑप्शनों में से बेस्ट को सिलेक्ट करना, बेस्ट को। आप देखो ये विधि का विधान है, तुमको हर हीरोइन पसंद है, को हर लड़की पसंद है, शादी तो एक से होगी ना, वैसे बहुत सारी रणनीतियां हैं तुम्हारे पास, पर स्वाद तभी आएगा जब एक रणनीति फाइनल करके उसे 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 इंप्लीमेंट करेंगे, बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव इन लाइन विथ स्वॉट, इंप्लीमेंट करो। मतलब ये बेस्ट, देखो बहुत सारे ऑप्शन पता किए, चौथे में उसको सिलेक्ट कर रहा और पांचवे में उसे इंप्लीमेंट कर, पांचवे में इंप्लीमेंट कर रहा, और इंप्लीमेंट करके चेक करूंगा फायदा मिला या नहीं। सर अगर फायदा नहीं मिला तो रणनीति चेंज, रणनीति चेंज, सिंपल लोग है साहब। देखो साहब हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्वॉट पता किया, हमारे कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमारा विजन है, फिर उसको टुकड़ों में बांटा, मिशन तैयार किया, कहाँ जाना कहाँ चाहते हो। जैसे हमेशा याद रखना, इसको है ना ऐसे एक चक्रव्यूह में बनाया जाता है, ये देखो। हाँ मोहित बोल रहा है सर शादी के लिए भी रणनीति बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, इसको बोला जाता है वेर वी आर, ये है स्टेज वन। हम कहाँ हैं, 11 जून। स्टेज टू, वेर डू वी वॉन्ट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, दिसंबर 2021। स्टेज 3,
हाउ डू वी गेट देर, हम वहां पहुंचेंगे कैसे, कैसे पहुंचेंगे? तो ऑप्शंस पता करो कि भैया हम, ऑप्शंस अलग अलग, ऑल्टरनेटिव्स, कि भैया हम लगातार टेस्ट देंगे, लगातार एसएम की तैयारी करेंगे, और हम लोग प्रिपरेशन, ऑप्शंस पता करो सारे। स्टेज 4, विच इज द बेस्ट वे टू गो गेट देयर, कोई बेस्ट कोई तरीका है क्या इन सब में जो अब मुझे वहां पे पहुंचा दे और सक्सेस दिला दे? तो बेस्ट तरीका पता कर लूंगा साहब, मैं क्या है पता कर लेते हैं, हम लोग तो माहिर है, क्या बोलते हो, है कि नहीं? बेस्ट तरीका पता करेंगे। स्टेज 5, हाउ टू कंफर्म वेदर गोल अचीव्ड और नॉट। अरे हम ये कैसे तय करें कि गोल हासिल हो गया है कि नहीं? चेक करके देखो, रणनीति को इवेल्युएट करके देखो, इम्प्लीमेंट करके अपन ने फाइनल करके देखा, फायदा मिला या नहीं वो चेक कर लो, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। याद रखना ये 5 स्टेज, 5 स्टेज, वेर वी आर, वेर वी आर के अंदर हमने देख लिया, वेर वी आर के अंदर क्या देखा साहब, स्वॉट एनालिसिस किया, कहाँ है, कितने पानी में है। वेयर डू वी वांट टू गो, विजन मिशन पूरा बना के देखा, टुकड़ों में बांटा, उसको यहाँ पे पहुंचना है, ओके। हाउ डू वी गेट द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स पता किए हमने, पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, विच इज द बेस्ट वे टू गेट देयर, उसमें से एक को सिलेक्ट किया, और फिर लास्ट में इम्प्लीमेंट करके चेक करो फायदा मिला भी या नहीं मिला। फायदा नहीं मिला तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? फायदा नहीं मिला तो करना क्या है सालो, बताते हो कि मैं बताऊं? फायदा नहीं मिला तो अब क्या करना है? अन्ना गजनी, चेंज, ये जीवन का सिद्धांत है। तब बदलाव इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर गोल हासिल नहीं हो रहा हो, रणनीति चेंज। आसान है बदलाव? नहीं। जरूरी है बदलाव? हाँ। ये 5 स्टेज क्लियर हुए क्या? वेर वी आर, वेर डू वी वॉन्ट टू गो, हाउ डू वी गेट देयर, विच इज द बेस्ट वे, हाउ टू कंफर्म गोल अचीव्ड। ये ध्यान रखना है साहब, फिर बाद में बोलना नहीं कि मैं बताया नहीं। हाँ बाबा, ये रहा फ्रेमवर्क, ये 5 स्टेज आए मेरे सामने। हाँ, मैंने आपको 5 स्टेज बताई, ये देखो ना, अरे ये तो लिखा हुआ भी है, ओके बेबी। ये रहा स्टेज 1, स्टेज 2, पूरा का पूरा जो चार्ट बनाया मैंने सर्कल में इसलिए बनाया क्योंकि यही प्रोसेस फॉलो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, इसलिए मैंने सर्कल में बनाया। सर इंपॉर्टेंस क्या है इसका? देखो फायदे क्लियर है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फायदा है, हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर लेते हैं, क्या कमजोरी क्या ताकत। ये हमें अवसर और डर बता देता है कि कौन कौन से अवसर है, कौन कौन से डर हैं। डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। डिस्कवर करो ऑब्जेक्टिव्स और गोल संगठन के इन लाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। इंप्लीमेंट चेंजेस टू ओवरकम वीकनेस एंड मैनेज द थ्रेट। इंप्लीमेंट करो, क्या क्या बदलाव लाने हैं, वीकनेस को कम करना है। याद रखना, हमें हमारी वीकनेस को कम करना है और थ्रेट को मैनेज करना है। विजन मिशन तैयार करो, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अचीव करो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट। ये मेनली फायदे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने के। अभी ये प्रोसेस, सर कौन सा प्रोसेस? अरे वही यार, अभी वो नहीं स्वॉट वॉट ढूंढा अपन ने। अब ये प्रोसेस के ये 6 स्टेज। सर 6 कैसे? अरे देख वो क्या थे, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल है, मॉडल
फ्रेमवर्क। तो अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मेरे को एग्जाम में आता है ना, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मेरे को एग्जाम में आता है तो ये हिस्सा, और अगर मेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस आता है तो ये 6 हिस्से। नया कुछ नहीं आएगा, पर एग्जाम में क्या है साहब, देखो क्वेश्चन देख के आंसर बदलना पड़ता है। यही समझदारी है और यही ऑप्शन है, आपके पास सेकेंड अल्टरनेटिव नहीं है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप बोलता है आइडेंटिफाई करो मिशन मिशन ऑब्जेक्टिव। पहला स्टेप बोलता है विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, पता करो। स्टेप 1, अरे तो सेम है, बिल्कुल सेम है। फिर अब स्वाद चखने के लिए पहले एनवायरमेंट एनालिसिस करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को रिवाइज करो, फिर उसमें से स्ट्रेटेजिक चॉइस पता करो कौन कौन से चॉइसेस है, फिर उसमें से बेस्ट को इम्प्लीमेंट करो, और फिर इवेल्युएट करके देखो कि कुछ फायदा मिला भी या नहीं, मिला भी या नहीं। एक भाई सीधी सादी बात करते अपन, तो पहले मिशन ऑब्जेक्टिव पता किए, फिर माहौल को भी तो समझना पड़ेगा, एनवायरमेंट की एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को समझा, फिर उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस पता किए कौन कौन से ऑप्शंस हैं रणनीति को लागू करने के, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही ऑप्शन समझ में आएंगे। फिर उसमें से बेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, और फिर चेक करके देखो फायदा मिला भी या नहीं। ये लास्ट स्टेप हमेशा चेकिंग ही आता है कि हर चीज में, अभी मैं तुमको कोई मेरे नोट्स देता, अब मेरे नोट्स देता उसमें मैं आपको कम चीजें देता, और उससे उसके बाहर से अगर एग्जाम में आ जाए तो, बाकी की चीज आ जाए तो, हमने साक्षात भगवत गीता ही पर डाली है साहब। वी हैव पूरा कंसिडर्ड द एंटायर भगवत गीता इटसेल्फ। नथिंग टू वरी व्हेन वी आर हियर, नो नीड टू फियर। फॉरेनो फॉरेनो, मेरे को ऐसे ये याद करना पड़ेगा ना मेरे भाई। याद क्यों करना है? मुकेश अंबानी को फोन कर और बोल कि मुझे गोद ले ले, याद भी नहीं करना पड़ेगा। महिला याद तो करना ही पड़ेगा ना, आलसड़ पढ़नो तो पड़सी अब। मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जीवन के सबसे हसीन काम में भी मेहनत है, बुरे काम में भी मेहनत है, कुछ नहीं करने में भी मेहनत है। तो मेहनत का ऑल्टरनेटिव मत ढूंढ, वो तो लाइफ में फिक्स है, कांस्टेंट है, एकदम फिक्स। वेरिएबल तो बाकी सारी चीजें हैं। आओ इधर देख भाई, सिंपल है, पहला पहला सिंपल है, काफी हद तक, बिल्कुल काफी हद तक सफिशिएंट। अभी हमारे पास आता है, देखो साहब, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मिशन पर्पस और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे है ना, आज सुबह मैंने न्यूज में आया कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल से गधों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में 1 लाख एक्स्ट्रा गधे जन्मे हैं पाकिस्तान के अंदर, रियल जानवर। एक्चुअली वहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गधों का उपयोग किया जाता है। घोड़ों की वहां पे मतलब ब्रीड्स बढ़ नहीं रही है, पर गधे, बकरियां, उनकी वो लोग ने जबरदस्त ग्रोथ की है सा, इसे बोलते रियल ग्रोथ। उन सालों का मिशन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ही अलग हो गया है। कहां साले न्यूक्लियर बम बना रहे थे, वो हलवे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते भारत का। उसका न्यूक्लियर बम हमारा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाएगा।
क्योंकि जिस साजो सामान पे न्यूक्लियर बम को लॉन्च किया जाता है वो है ही नहीं सालों के पास, है ही नहीं। सर तो फिर उनको न्यूक्लियर बम का फायदा क्या होगा? अरे वो लोग तो इसलिए बना के रख दिए कि जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा कर ली, तो उनका टारगेट ये होगा कि हम पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देंगे ताकि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा ना कर सके। और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता सालों का। हम तो आजकल बातचीत करना ही बंद कर दिए, चर्चा ही खत्म हो गई उसकी। किनसे लड़े साहब? अब अपनी चर्चा होती है, भाई चाइना तू आ रही है क्या मरने? हाँ तुझे मरना है क्या? साहब हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस पता करो। उन लोगों ने तो गधों के साथ तय कर लिया है, गधों की रेस में वही जीतेंगे साहब, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। सॉरी, भारत से ज्यादा गधे हैं वहां पे। स्टेप 2, एनवायरमेंटल एनालिसिस। अरे साहब इसके बिना जाना कहां, जीना यहां मरना यहां, इसके बिना जाना कहां। एनवायरमेंट की एनालिसिस करके तो हम क्या क्या नहीं कर सकते साहब। स्टार्टअप ला सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं साहब। एनवायरमेंटल एनालिसिस, जिसमें बदलाव क्या क्या हो रहा है, डर क्या क्या है, अवसर क्या क्या है, ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, पता करेंगे ना साहब। जो अवसर आ रहा है वो पता करेंगे ना, हमारे लिए कितना फायदेमंद हो रहा है वो अवसर, वो चीज पता करेंगे। फिर तीसरा है रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन, फिर से स्वॉट एनालिसिस। क्योंकि रणनीति जो हमने एनवायरमेंट के एनालिसिस को देखा, हमारी रणनीति को समझा, फिर स्वॉट एनालिसिस करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से हमारी दिशाओं को चेंज करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव और चॉइसेस, और इन सब के साथ अब मैं ऑप्शंस पता करूंगा। विच आर द बेस्ट, विच आर द बेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल, कौन कौन से बेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल है ये अपन पता करेंगे। ठीक है, फिर उसमें से फिफ्थ स्टेप, अब देख मैंने यहाँ पे क्या किया है, द स्टेप्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस पर्पस ऑल्टरनेटिव एंड चॉइस कैन बी ग्रुप्ड इनटू ब्रॉड स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। इसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करिए, तो बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। 2 बताऊं? अल्ले यूवी, 2 क्या बोल रहा? अबे 2 तो बोल रहा है आज बिटकॉइन की ट्रेडिंग चालू कर दे क्या? तेरे से पूछ रहा हूं यूवी, मेरे पास बिटकॉइन पड़े, ट्रेडिंग चालू कर दे? हाँ बोलता है। अरे भाई बिटकॉइन की ट्रेडिंग वेडिंग अभी जस्ट गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने अलाउ किया है, इलीगल तरीके से आप कर नहीं सकते। हर चीज का पहले एनवायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। आज आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीधा आरबीआई से परमिशन लगती है। एनवायरमेंटल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ही तो रणनीति बनाओगे। तो सबसे पहला मैंने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, फिर स्वॉट एनालिसिस करके देखा कि भैया हमें उसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए। फिर बहुत सारे ऑप्शंस मैंने पता किए, उसमें से चौथे स्टेप में उसको सिलेक्ट कर लिया। फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करके डिफरेंस पता करेंगे कि साहब डिफरेंस क्या आ रहा है और कैसे, हाउ टू मिनिमाइज द डिफरेंस। एक चीज हमेशा याद रखना साहब, हाउ टू मिनिमाइज द डिफरेंस, ये भी हम लोग चेक करते रहते। देखो साहब आपने इंप्लीमेंट कर दिया, डिफरेंस मालूम चल गया, पर हमें उससे कम भी तो करना रहता है ना भाई। आपको मालूम चल गया आप में और फर्स्ट रैंकर में 6 घंटे का डिफरेंस है, सर मतलब वो हर रोज आपसे 6 घंटे ज्यादा पड़ रहा है बस, तो अब उसको कम करना पड़ेगा ना। और लास्ट में आता है इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, चेक वेदर ऑब्जेक्टिव अचीव्ड और नॉट, दिस इज द फाइनल स्टेप है। चेक
whether objective achieved or not, and if not, then change the strategy. वापस से रणनीति चेंज करो, फिर पूरा प्रोसेस को रिपीट करो. सर क्या करना होगा? देख भाई, मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पूरा पर्पस वापस सब पता किया. फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस से पता किया कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है. एनवायरमेंटल एनालिसिस में बदलाव, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, वो सब देखा. फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन की दिशा देखी कि भैया अभी एनवायरमेंट में तो ये चल रहा है, मैं तो सारा काम फिजिकली कर रहा हूँ, एनवायरमेंट में तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, तो मैंने उसको चेंज किया, रिवाइज किया ऑर्गेनाइजेशन की दिशा को. फिर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स और चॉइसेस पता किया, उसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. फिर उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट किया, इंप्लीमेंट किया, सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया. अब डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस क्या क्या आ रहा है और कुछ फायदा मिला भी या नहीं मिला. लास्ट स्टेप बोलता है अगर फायदा नहीं मिला तो रणनीति को चेंज कर दो. यानी 6 चीजें कौन कौन सी हुई? पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को बदलेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस, बहुत सारे ऑप्शन में से बेस्ट को सिलेक्ट, फिर उसे इंप्लीमेंट, डिफरेंस पता करेंगे और कम करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में चेक करेंगे कि बेनिफिट रिसीव्ड और नॉट. कंट्रोल का हिस्सा बोलता है अगर बेनिफिट नॉट रिसीव्ड देन चेंज द स्ट्रेटेजी. हेलो, क्या बोलते? यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है समाप्त. अब देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बड़ा सिंपल सा हिस्सा. हमने क्या देखा सब? हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो लास्ट में ही देख लिए थे. आज हमने क्या किया? हमने देखा अलग अलग स्ट्रेटेजियां बनाते हैं. इंटेंडेड जो सोचा वो, रियलाइज जो हमने लागू कर दिया, अनरियलाइज जो लागू नहीं किया, इम्पोज्ड जो फोर्सफुली लागू कराई जाती है, और इमरजेंट जो इमरजेंसी में काम आती है. जो भी रणनीति बनाओ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैच खानी चाहिए. फ्रेमवर्क हमने बनाया तो हमने बोला 5 स्टेज में होता है. वेयर वी आर, वेयर डू वी वांट टू गो, वेयर वी आर, वेयर डू वी वांट टू गो, which is the what are the alternatives to go there, select the best and check whether objectives achieved or not. ये लास्ट में कंट्रोल स्टेप था. इंपॉर्टेंस देखा, फिर हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस का बात किया. प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप्स आए. प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप्स में पहला तो आया कि भैया मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस पता किया, फिर एनवायरनमेंट की एनालिसिस की, उसके हिसाब से दिशा बदली, फिर हमने ऑप्शंस पता किए कि भैया बेस्ट कौन सा सिलेक्ट करें, फिर उसमें से सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट किया उसे, और चेक करके देख रहे कुछ फायदा मिला या नहीं, और अगर नहीं मिला तो रणनीति को क्या बोलते?